नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिशन अलाइड का ये पार्ट है। हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। आपको पता है अभी सारे एग्जाम जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट करवाएगा, तो हर एक एग्जाम में जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते हैं टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो बोलते हैं कि संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहाँ स्थित है। टैगोर सेंटर की जब भी बात की जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि टैगोर सेंटर जो है वो शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब शिमला में स्थित है टैगोर सेंटर, इतना ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी भी पूछा गया तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना है यहाँ से कि ये सेंटर जो है वो स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन का सेंटर है एक, तो ये शिमला में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ये भी एक इंस्टीट्यूट ही हुआ, तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और वो कहाँ कहाँ पर जो है वो स्थित है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिट्टन मेमोरियल हो गया जो कि नाहन में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा में स्थित है। 1908 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पर स्थित है, शिमला में तो स्थित है, परंतु शिमला के निगम विहार में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है एग्जैक्टली। वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, जो एक वॉर मेमोरियल स्थित है वो धर्मशाला में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो सैनिक स्कूल जो है वो सुजानपुर टिहरा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। संदीपनी तपोवन कहाँ पर स्थित है, तो संदीपनी तपोवन हो गया, चिन्मय तपोवन हो गया, ये जो है वो धर्मशाला में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, धर्मशाला में, ये आपने ध्यान रखना है। सुभाष बाउली जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये डलहौजी में जो है वो स्थित है। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आए थे, पानी पुनी यहाँ पर पिया था कहीं पर आकर, तो उसका नाम वैसे ही जो था वो रख दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम के साथ जोड़ दिया गया। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जान लिए, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं सिर्फ ये जाना हमने। इनकी स्थापना की बात हमने अभी नहीं की, और अभी हम सिर्फ यही जानेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं रिवाल्सर मोनेस्ट्री हैज़ बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो बोलते हैं कि रिवाल्सर मठ निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में जो है वो बना हुआ है। रिवाल्सर में मोनेस्ट्री है, ये आप पढ़ते हैं बहुत बार कि रिवाल्सर में मोनेस्ट्री है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा विजिट किया गया था, परंतु ये मोनेस्ट्री कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी हुई है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये मोनेस्ट्री जो है वो बनी हुई है पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल है, इसमें बने हुए जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले तो हम बात करते हैं पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में कौन कौन से मंदिर जो है हमारे हिमाचल में बने हुए हैं। उसके बाद हम रिवाल्सर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ध्यान रखना है, एक तो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो हडिम्बा माता का मंदिर है, जिसको डुंगरी टेम्पल भी कहते हैं, वो भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखिए, बहुत बार आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल के बारे में। मैंने बहुत बार देखा है, सिर्फ यही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, परंतु आपको पता है ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, तो और कौन कौन से मंदिर हो सकते हैं जो इस स्टाइल में बने हुए हैं। आपने ध्यान रखना है कि आदि ब्रह्मा टेम्पल जो कि कुल्लू के कोकान में स्थित है, वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और त्रियुंग नारायण मंदिर है एक, ये भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में स्थित है उसकी बात की थी, वो भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। पराशर मंदिर है, पराशर मंदिर जो है ये भी जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो ये मंदिर हो गए जो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये भी जान लिया। अब बात करते हैं रिवाल्सर की मोनेस्ट्री के बारे में। रिवाल्सर की मोनेस्ट्री की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए गुरु पद्म संभव के द्वारा रिवाल्सर में ये मोनेस्ट्री जो था वो बनाई गई थी, और 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी के साथ जो है उस मोनेस्ट्री को जोड़ा जाता है। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये बनी हुई थी, ये आप बनी हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। 8th सेंचुरी गुरु पद्म संभव जो है वो ये आपने ध्यान रखने हैं। और यहाँ से ना एक बार क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन जेन्युइन बन जाता है कई बार। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है इसी तरह का एग्जाम क्वेश्चन मेंस में कि ऐसा कौन सा हिमाचल प्रदेश का स्थान है जहाँ पर हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट धर्म के लोग जो हैं वो उसको पवित्र मानते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो ये रिवाल्सर है जहाँ पर हिंदूज़ का भी, सिख्स का भी, बुद्धिस्ट का भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस जो है वो माना जाता है। हिंदू कैसे जोड़ते हैं इसको अपने साथ, लोमस ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, हिंदू वैसे इसको अपने साथ जोड़ते हैं। बुद्धिस्ट कैसे जोड़ते हैं, पद्म संभवा का नाम आपने सुना है, तो इनके द्वारा मोनेस्ट्री बनवाई गई थी, इसके साथ ये जोड़ते हैं। पद्म संभवा का स्टैचू भी जो है वो यहाँ पर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो सिख इसके साथ अपने साथ जोड़ते हैं वो कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब भी स्थित है। जो 10th गुरु जो सिखों के हुए हैं, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी है, वो यहाँ पर आए थे और उन्हीं की याद में या फिर उन्हीं के लिए जो था ये गुरुद्वारा जो है वो बनवाया गया। ये गुरुद्वारा कहते हैं कि राजा जोगिंदर सेन ने 1930 में जो था वो बनवाया था ये गुरुद्वारा मंडी में, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से जोड़ा जाता है। यहाँ पर हिंदू टेम्पल हैं, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लोमस ऋषि का, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि किस तरह से किस स्थान को, अगर मेंस में पूछा गया तब भी आप लिख देंगे, इंटरव्यू में अगर पूछा गया, मैंने बताया आपको कि किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्राई पोर्ट बाय कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लाइज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का द्वारा हिमाचल का पहला ड्राई पोर्ट स्थापित किया गया था। तो आपने अब यहाँ से ये ध्यान रखना है कि बद्दी में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बद्दी में जो है ये ड्राई पोर्ट जो है वो स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि बद्दी में जो ड्राई पोर्ट स्थापित किया गया है वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI जिसको कहते हैं, उसकी सहायता से जो है वो स्थापित किया गया है। पहले तो ये दो क्वेश्चन में से बन गए, लगभग 2015 के आसपास जो था वो इसको सेटअप किया गया था। बद्दी में आपने ध्यान रखना है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिसको नाइपर कहते हैं, ये भी प्रपोज हुआ है कि ये भी बनाया जाएगा बद्दी में। आपको पता होना चाहिए कि फार्मा सेक्टर में हिमाचल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। और हिमाचल प्रदेश ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 जो था वो इंट्रोड्यूस की थी। इसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला, मंडी और बद्दी को जो था वो मॉडल टाउन के रूप में अडॉप्ट किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए बद्दी के बारे में। एक नाइपर यहाँ पर प्रपोज हुआ है बनाने के लिए, एक यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत जिन सिटीज़ को अडॉप्ट किया गया है, बद्दी भी उनमें से एक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें, कहीं ना कहीं पर डेफिनेटली एग्जाम में लिंक होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछ जाता है। बोलते हैं इन विच ईयर कुनिहार प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो प्रजामंडल का एक क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात की जा रही है कुनिहार प्रजामंडल की। तो ये जो कुनिहार प्रजामंडल था इसकी स्थापना जो था 1939 में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाता है। प्रजामंडल की जब भी बात की जाती है तो कुनिहार प्रजामंडल जो था वो बाबा कांसीराम की अध्यक्षता में और गौरी शंकर थे जिनकी अध्यक्षता में जो था ये स्थापित किया गया था। 1939 में इसको स्थापित किया गया था। इसी तरह से सिरमौर प्रजामंडल भी है जो भी 1939 में ही स्थापित किया गया था। इस तरह के और क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब स्थापित किया गया था। 1938 में स्थापित किया गया था। इसके सेक्रेटरी कौन थे, तो पंडित पद्म देव जो था वो इसके सेक्रेटरी थे। ये आपने ध्यान रखना है। तो आपने साथ में ये भी क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना है कि धामी रियासती प्रजामंडल भी है एक, तो धामी गोलीकांड के साथ ही इसको जोड़ें ज़रूर आप और उस तरह से याद भी रखें। तो धामी प्रजामंडल जो है ये श्री सीताराम जी के द्वारा था वो स्थापित किया गया था। ये इसकी अध्यक्षता जो था वो इनके द्वारा की गई थी। और धामी रियासती प्रजामंडल जो था वो 1939 में स्थापित किया गया था। 1939 में स्थापित किया गया और धामी गोलीकांड जो हुआ वो 1939 में ही हुआ। एग्जैक्टली कई बार पूछ लिया जाता है कि धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था। ईयर तो आपको ध्यान रह जाता है, तारीख नहीं रहती कई बार अगर काफ़ी टाइम से रिवाइज ना की हो। तो 16 जुलाई 1939 को था ये धामी गोलीकांड हुआ था। ये भी आप साथ में ध्यान रखें। अब
अभी मैंने आपको ये भी बताया ना कि धामी रियासती प्रजामंडल 1939 में स्थापित किया गया था। इससे पहले ये प्रेम प्रचारणी सभा धामी हुआ करती थी। तो प्रेम प्रचारणी सभा धामी जो था वो 1937 में स्थापित की गई थी। फिर प्रेम प्रचारणी सभा धामी को जो था वो 1939 में कन्वर्ट कर दिया गया धामी रियासती प्रजामंडल में। ये आप ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैंने क्या कहा और आपने क्या पढ़ा है। प्रेम प्रचारणी सभा धामी थी, 1937 में स्थापित की गई, 1939 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड होता है। ये आप सारे क्वेश्चंस ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। तो बोलते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम शिमला के जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि इस तरह का क्वेश्चन एचएस में पहले पूछा जाता था, फिर धीरे धीरे अब सभी एग्जाम्स को जो है कवर कर रहा है क्वेश्चन। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें हिमाचल तक जो था उसकी चिंगारी जो था वो जरूर पहुंची थी, आग लगी थी। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि जब शिमला में बात की जाती है तो शिमला हिल्स में कमांडर इन चीफ जो था वो जनरल एंसन हुआ करते थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये कमांडर इन चीफ हुए शिमला हिल्स के। और अगर बात की जाए कि डिप्टी कमिश्नर कौन थे उस टाइम, तो शिमला के जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे वो हुआ करते थे लॉर्ड विलियम हे। जो लॉर्ड विलियम हे थे वो डिप्टी कमिश्नर थे। शिमला हिल्स के जो कमांडर इन चीफ थे वो जनरल एंसन थे। पूरी बात किस तरह से हुई, क्या क्या हुआ, ये हम जानते हैं। और इस दौरान क्या हुआ था कि शिमला के जतोग में जो नसीरी बटालियन हुआ करती थी वहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कसौली में 80 सैनिकों ने जो था वो विद्रोह कर सरकारी खजाने को लूट लिया। इस दौरान सूबेदार भीम सिंह हुआ करते थे। भीम सिंह जो था इन्होंने लीड किया था कसौली की। ये जो इन्होंने जो खजाना लूटा था सैनिक टुकड़ी ने, एक खजाने के साथ जो था वो जतोग में जो था वो नासिरी बटालियन में जो था वो आ मिली थी। और फिर यहाँ पर अफवाह फैल गई कि विद्रोही सैनिक जो है वो सैनिक हैं वो शिमला शहर को लूटना चाहते हैं। तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा यहाँ से डर भी गए थे। उस टाइम कुछ पहाड़ी रियासतों ने कियोंथल जैसे हो गया, जुंगा हो गया, इन्होंने जो था वो अंग्रेजों को जो था वो शरण दी थी, अंग्रेजों की सहायता की थी कि आप हमारे यहाँ पर ये डरने की बात नहीं है। फिर धीरे धीरे 1857 की क्रांति जो था वो हिमाचल के बाकी क्षेत्रों में भी जो था वो देखने को मिली। फिर बाद में चलकर ज़रूर ये शांत भी हो गई थी, परंतु 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पर कमांडर इन चीफ कौन थे वो ध्यान रखना है, डिप्टी कमिश्नर कौन थे वो आपने ध्यान रखना है, सूबेदार भीम सिंह के साथ उन्होंने किस तरह से खजाना लूटा था, नासिरी बटालियन क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर कोई नया क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो ये हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वहाँ पर 2011 की जनगणना के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो थ्रू आउट द कंट्री एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पूरे देश भर में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात जो है वो दर्ज किया गया है। बात की जा रही है चाइल्ड सेक्स रेशो की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्स रेशो के बारे में क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है कि हिमाचल की कितनी है। पहले हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो की। तो जो रिकॉर्ड है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार जो हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है कहीं पर वो लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। स्पेसिफिक रूप से एक बार फिर से ध्यान रखिए कि चाइल्ड सेक्स रेशो की बात की जा रही है। तो लाहौल स्पीति की जो चाइल्ड सेक्स रेशो दर्ज की गई वो की गई 1033। ये जो था 1033 जो था वो चाइल्ड सेक्स रेशो लाहौल स्पीति की सबसे ज़्यादा जो था वो दर्ज की गई। और हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशो जो था वो कितनी जो था वो दर्ज की गई, वो की गई 909। ये आपने ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, पहले तो बात करेंगे कि सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो जो था वो कहाँ पर दर्ज की गई, कौन से डिस्ट्रिक्ट की दर्ज की गई। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो जो था डिस्ट्रिक्ट ऊना में दर्ज की गई। डिस्ट्रिक्ट ऊना में 875 ये चाइल्ड सेक्स रेशो जो था वो दर्ज की गई। अगर हम बात करते हैं हमीरपुर की, तो हमीरपुर में 887 ये चाइल्ड सेक्स रेशो जो था वो दर्ज की गई हमीरपुर की। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जैसे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आता है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, उसकी अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशो देखेंगे तो वो 876 जो था वो दर्ज की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है।
कई बार चाइल्ड सेक्स रेशो मैच करने के लिए जाती है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भी चाइल्ड सेक्स रेशो आपको हिमाचल की ध्यान रखनी है। 896 जो था वो 2001 की जनगणना के अनुसार थी, 896। और ये जो उसके बाद जनगणना हुई 2011 में, उसके अनुसार 906 थी, यानी कि 10 पॉइंट इंक्रीज जो था वो यहाँ पर देखने को मिला चाइल्ड सेक्स रेशो में हिमाचल प्रदेश की। तो ये आपने सारा डाटा जान लिया, अभी यहाँ से कोई डाउट नहीं रहा होगा होपफुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चोला डोरा चाद्रू आर द रेमेंट ऑफ विच ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि चोला डोरा चाद्रू जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के जो है वो पोशाकें हैं, ये लोकल ड्रेसेस हैं, तो ये कौन सी ट्राइब्स की हैं? तो ये है गद्दी ट्राइब की, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गद्दी ट्राइब की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं चोला डोरा चाद्रू। अगर हम गद्दी ट्राइब के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल बात करते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है, पहला क्वेश्चन कि गद्दी ट्राइब मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो था वो मुख्य रूप से ये पाई जाती है। और आपने ध्यान रखना है कि संसार चंद के बारे में हमने लास्ट टाइम में क्वेश्चन पढ़ा था कि संसार चंद को जो था एक लोकल गद्दन के साथ जो था वो प्यार हो गया था, नोखू नाम जो था वो गद्दन का था, ये आपने ध्यान रखना है। और इनके बीच में जो मैरिज के टाइप प्रचलित हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैरिज में जो है वो घर जवंतरी इनका एक मैरिज का टाइप है, झंझारा इनकी मैरिज का टाइप है, बराड़ फुक झिंड फुक ये इनकी मैरिज के टाइप हैं, बट्टा सट्टा ये मैरिज का टाइप है। बट्टा सट्टा मतलब एक्सचेंज होता है इसमें। और दान पुण्य अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कॉमन मैरिज का टाइप जो है वो इनके बीच में है। तो ये इनके बीच में मैरिज के टाइप होते हैं। नवाला एक फेस्टिवल होता है, भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है, वो भी बहुत फेमस फेस्टिवल है नवाला फेस्टिवल। कौन से गॉड को जो है वो डेडिकेटेड है, भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो डोरा होता है ना, डोरा इनकी ड्रेसेस में, ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सभी के द्वारा, मैन वुमेन चिल्ड्रन के द्वारा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है ड्रेस में ये भी आप ध्यान रखें। तो ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में, गद्दी ट्राइब के बारे में हमने कम्प्लीटली जान लिया। तो इतना ही यहाँ से जानेंगे, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे गद्दी ट्राइब के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं टॉन्स विच इज कंसीडर एज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, इट ज्वाइंस यमुना एट। तो टॉन्स जो कि यमुना की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, यमुना की सहायक नदी मानी जाती है, तो ये यमुना को ज्वाइन कहाँ पर करती है आफ्टर ऑल आकर, तो ये यमुना को ज्वाइन करती है कलसी नामक स्थान पर आकर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कलसी नामक स्थान पर जो है वो टॉन्स यमुना को ज्वाइन कर लेती है। यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती ज़रूर है, बहुत कम बहती है हिमाचल प्रदेश में, निकलती हिमाचल प्रदेश से नहीं है। ये उत्तराखंड में जो है वो यमुनोत्री के पास से जो है वो निकलती है। आपने ध्यान रखना है कि इसका वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। हिमाचल प्रदेश में ये खादर मांझरी नामक स्थान में जो है वो एंटर करती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और हिमाचल प्रदेश में जो इसकी सहायक नदी हैं उसमें टॉन्स आ जाता है, पब्बर आ जाता है, गिरी आ जाता है, जलाल आ जाता है, मारकंडा आ जाता है, अस्तनी आ जाता है, आंध्रा आ जाता है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, ये इसकी सहायक नदी हैं। तो ये इसके बाद जब आगे जाकर बहती है यमुना नदी, तो ये गंगा की सहायक नदी जो है बन जाती है। गंगा की बड़ी ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो है ये है, ये भी आप ध्यान रखें कि गंगा की मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा, एग्जामिनर पूछता है कि कौन सी सिटी का नाम दे देगा, ये सिटी जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना की जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली शहर जो है वो यमुना के किनारे स्थित है। आगरा पूछ ले जाए तो आगरा भी जो है वो यमुना के किनारे जो है वो स्थित है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। गंगा की बात की थी तो गंगा के किनारे वाराणसी पड़ता है, हरिद्वार पड़ता है, पटना पड़ता है, ये गंगा के किनारे जो है वो पड़ते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, जो हमने इंपॉर्टेंट 1 चीज़ें जानी वो इंपॉर्टेंट है हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच रूलर ऑफ नूरपुर इज कंटेम्प्रेरी टू सिकंदर लोधी। तो बोलते हैं कि नूरपुर का कौन सा ऐसा शासक था जो सिकंदर लोधी का समकालीन हुआ करता था। अब देखो सिकंदर लोधी का समकालीन था तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। शासक का टेन्योर चाहे इतना इंपॉर्टेंट रहा चाहे ना रहा, परंतु किसका कंटेम्प्रेरी था, अब ये इंपॉर्टेंट बन गया। तो नूरपुर के एक शासक हुए जिनका नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है, भीमपाल जिनका नाम था। भीमपाल जो था वो कंटेम्प्रेरी हुए किसके, सिकंदर लोधी के।
भीमपाल का जो शासन था वो 1473 से 1513 तक हुआ। बलोखरा सीरीज में हमने नूरपुर अभी डिस्कस करना है, किया नहीं है, जल्दी ही करेंगे। और नूरपुर की बात कर लेते हैं। अब अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी एग्जाम कुछ दिन क्लर्क का एग्जाम हुआ था शायद, उसमें पूछा गया था कि किसी और एग्जाम में पूछा गया था कि नूरपुर की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो नूरपुर की स्थापना आपने ध्यान रखना है कि नूरपुर रियासत जो थी इसकी स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। जेठपाल ने जो था वो नूरपुर रियासत की स्थापना की थी। और आपने ध्यान रखना है कि नूरपुर का पुराना नाम जो था वो क्या है, धमेरी इसका पुराना नाम हुआ। नूरपुर के एक शासक हुए जिनका नाम जसपाल था। जसपाल जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हुआ करते थे। भीमपाल सिकंदर लोधी के समकालीन हुआ करते थे। नूरपुर के एक शासक थे जिनका नाम था जगत सिंह। इन्होंने जो था वो साथ दिया था जहांगीर का साथ दिया था कांगड़ा के किले को कैप्चर करने के लिए। इनके कार्यकाल के दौरान नूरपुर जहांगीर के द्वारा जो था वो विजिट भी किया गया था। और जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, जिसको सम्मानित करते हुए इन्होंने धमेरी का नाम बदलकर नूरजहां के नाम पर नूरपुर जो था वो रख दिया था। और इसके अलावा जगत सिंह ये राजा हुए, इनके साथ इनकी लड़ाइयाँ चंबा के साथ भी हुई बाद में चलकर, परंतु इनका टेन्योर काफ़ी समृद्ध माना गया। काफ़ी फली फूली नूरपुर रियासत इनके कार्यकाल के दौरान। नूरपुर रियासत जो थी इसके अंतिम शासक कौन थे, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो राजा वीर सिंह जो था वो नूरपुर रियासत के अंतिम शासक हुए, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो नूरपुर के बारे में जो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बने उन क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज करें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा राजा किसका कंटेम्प्रेरी था, स्थापना, लास्ट राजा जगत सिंह, ये सारे हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1982। स्पेसिफिक डेट देकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1982 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो था वो कौन थे। अध्यक्ष का मतलब हुआ स्पीकर कौन थे, स्पीकर की बात की जा रही है। तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर हुए 1982 में ठाकुर सेन नेगी हुए। इनका नाम TS ठाकुर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इनके बारे में ध्यान रखिए, ठाकुर सेन नेगी जो था वो 1982 में जो था वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। 1984 तक जो था ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। 1982 टू 1984 जो था ये रहे थे, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ना कि प्रेजेंटली कौन था, पहले तो हम वो भी जानेंगे, परंतु उससे पहले हम स्टार्टिंग से एक बार सिनेरियो जान लेते हैं। आपको पता है विद्या स्टोक्स जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो था वो बनी थी। तो ये कब बनी थी, ये 1985 में बनी थी। 1985 में बनी और कब तक जो था वो रही थी, 1990 तक जो था ये रही थी, 1990 तक जो था ये रही थी। और उसी तरह हम बात करते हैं कि पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन थे, जयवंत राम थे। ये 1952 में बने थे। 1952 से लेकर 1956 तक जो था ये रहे थे, ये पहले थे। इनके बाद दूसरे नंबर के करम सिंह बने थे, 1956 से लेकर 1962 तक रहे थे। तो ये तो हो गया पहले दूसरे पहली महिला विधानसभा स्पीकर। TS नेगी कब से लेकर कब तक रहे। रैंडम क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जब नई सरकार बनी तो इसके स्पीकर जो था वो किसको बनाया गया। तो कुलदीप सिंह पठानिया, इनका नाम ध्यान रखना है। ये स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, कुलदीप सिंह पठानिया। ये आप ध्यान रखें, कांग्रेस पार्टी से MLA भी हैं और ये स्पीकर भी हैं। और साथ में ध्यान रखना है आपने कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नाम आपको पता है। ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। और 68 टोटल मेंबर हैं। इनमें से कांग्रेस के कितने मेंबर हैं, BJP के कितने मेंबर हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन बनता है, आप कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और ये डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन है आपके लिए एक, ये क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पर भी क्विज के रूप में प्रैक्टिस किया है और वैसे हमने लास्ट टाइम मिशन एलाइड की सीरीज में डिटेल से जाना था। क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मंडी कॉन्स्पिरेंसी लेड बाय मियाँ जवाहर सिंह एंड रानी खैरगढ़ी टेक प्लेस। तो बोलते हैं कि मियाँ जवाहर सिंह रानी खैरगढ़ी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र जो था वो किस वर्ष हुआ था। तो कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम पर क्विज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।